हेलो विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लोग कल से आगे मानव या पुरुष प्रजनन संस्थान और स्त्री प्रजनन संस्थान के आगे हम लोग पढ़ेंगे। किताब में एक मिस्टेक छपा था कि ये स्खलन वाहिनी, जनन मूत्र वाहिनी, शिश्न को छोड़कर सभी अंगों की एक जोड़ी होती है, जबकि प्रोस्टेट ग्रंथि एक ही होती है। यह भूल सुधार किताब का कर लेना। मानवीय स्त्री प्रजनन संस्थान में आप लोगों ने जो पढ़ा था उसके आगे है युग्माणु निर्माण, गेमीट फॉर्मेशन, या युग्मक का निर्माण कैसे होता है। हम जानते हैं कि शुक्र कोशिका या शुक्राणु और अंड कोशिका ये दोनों ही युग्माणु अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के परिणाम स्वरूप से बनते हैं। पुरुष के वृषण में यौनावस्था से आगे मृत्यु पर्यंत तक शुक्र कोशिकाओं का निर्माण होते रहता है। जन्म के समय स्त्री के अंडाशय में जो बच्चियां जन्म लेती है उस समय 2 से 4 से लेकर 10 लाख तक इतनी बड़ी संख्या में अंड कोशिकाएं, जिन्हें हम डिंब भी कहते हैं, वो उत्पन्न होती हैं। तथापि स्त्री के अंडाशय में यौनावस्था से आगे मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाने की उम्र तक, सामान्यतः यह 45 वर्ष तक होती है, मासिक धर्म चक्र चलता है। हर महीने एक अंड कोशिका यहाँ पर तैयार होती है और स्त्री में यह प्रजनन संस्थान के कार्य के रुक जाने को ही मासिक धर्म का बंद होना कहते हैं। मतलब प्रजनन संस्थान ठीक से कार्य नहीं करता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि 45 से 50 वर्ष के दौरान स्त्री के शरीर में प्रजनन संस्थान के कार्य को नियंत्रित करने वाला जो संप्रेरक होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इन दोनों का स्राव रुक जाता है, इसलिए मासिक धर्म रुक जाता है। अगर समय पूर्व इसका स्रावण रुक जाए तो संतान उत्पत्ति में समस्या उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से युग्माणु या युग्मक निर्माण का कार्य हमने देखा। पिता का जो शुक्राणु होता है, माता की अंड कोशिका या अंडाणु जो होता है, दोनों की विशेषताएं यह है कि ये अगुणित होते हैं। दोनों अगुणित युग्मक जो बनते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही बनते हैं। पुरुष जब युवावस्था में होता है वह 21 साल से लेकर वृद्धावस्था तक शुक्राणु जो उत्पन्न कर सकता है। वैसे 21 साल के पूर्व ही शुक्राणु की उत्पत्ति होती है, लेकिन वह अपरिपक्व होती है। स्त्री के प्रजनन संस्थान का कार्य जो है, जो मासिक चक्र या रजोनिवृत्ति होने पर वह रुक जाता है। युवावस्था में स्त्री के शरीर में हर महीने जो अंडाशय से एक अंड कोशिका या डिंब निकलता है, जैसा हमने बताया पहले ही। हर स्त्री के शरीर में जन्म के समय 20 से 40 लाख जो अंड कोशिकाएँ होती हैं, और यही 20 से 40 लाख में से जो कुछ परिपक्व जो होती हैं वह आगे के लिए फलन क्रिया के लिए जिम्मेदार होती हैं। उसके बाद स्त्री हार्मोन के साथ जो है देखा जाए तो उसके स्राव के उत्पादन में कमी आने लगती है और स्त्रियां रजोनिवृत्ति या मासिक चक्र अवस्था में आ जाती हैं और रुक जाता है, अर्थात रजोनिवृत्ति उनकी हो जाती है। इस अवस्था से स्त्रियों से प्रजनन कार्य बंद हो जाता है, मतलब संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फलन या निषेचन, फर्टिलाइजेशन अंग्रेजी में कहते हैं। शुक्राणु और डिंब, शुक्राणु जो पुरुष से निकलता है और डिंब जो मादा स्त्री से निकलता है, वह दोनों का संयोग जो योनि मार्ग से गर्भाशय के अंदर होता है, और उस दोनों के संयोग होने पर एक तीसरी रचना बनती है जिसका नाम है युग्मनज या जाइगोट जिसको कहते हैं, या युग्माणु, वह बन जाता है। उसी को निर्माण होने की प्रक्रिया का नाम है फलन या निषेचन, फर्टिलाइजेशन। मानव में निषेचन शरीर के अंतर्भाग में होता है
मैथुन या संभोग प्रक्रिया में योनि में शुक्राणु जमा जब होते हैं तो वीर्य में कई लाख शुक्राणु जमा होते हैं। वीर्य में लाखों की संख्या में स्थित शुक्राणु योनि मार्ग में प्रवेश करता है। योनि मार्ग से जब प्रवेश करता है तो उस समय संभोग के समय स्त्री के योनि मार्ग में जब वीर्य स्खलित होता है तो वीर्य में स्थित जो है इतने लाखों की संख्या में जो शुक्राणु है वो योनि मार्ग से गर्भाशय में प्रवेश करता है। फिर गर्भाशय से अंडनलिका में प्रवेश करता है। वह उसका सफ़र चलता रहता है, यात्रा चलता जैसे है। उसमें से सिर्फ एक शुक्राणु अंडनलिका में उपस्थित इकलौते डिंब का फलन करता है। लाखों गए लेकिन क्रिया किया एक परिपक्व अंड जो होता है उससे क्रिया होता है। लेकिन जो यौनावस्था में मासिक धर्म चक्र रुक जाए, साधारणतः 10 से 17 वर्ष से 45 से 50 वर्ष तक हर महीने तक अंडकोशिका अंडाशय से बाहर निकलती रहती है। अर्थात मासिक धर्म रुक जाने पर 2 से 4 अर्थात 20 से 40 लाख तक 2 से 4 10 लाख अंडकोशिकाएँ या 20 से 40 लाख अंडकोशिकाओं में से केवल देखा जाए तो 400 ही अंडकोशिका अंडाशय से बाहर निकलती पूरी उम्र में। बची हुई सारी जो अंडकोशिकाएँ हैं वो नष्ट हो जाती हैं। जो 20-40 लाख उत्पन्न होती हैं उसमें से 400 केवल बचती हैं। मासिक धर्म रुक जाने की आयु में अंतिम कुछ सालों में अंडाशय से बाहर आने वाले जो डिंब होते हैं, अगर देखा जाए तो वो बहुत ही 40 से 50 साल पुराने होते हैं। उनके विभाजन की क्षमता बहुत कम हो चुकी होती है, इसलिए उनका अर्ध गुणसूत्री विभाजन ठीक तरह से पूरा हो नहीं पाता और ऐसे डिंबों के फलित होने से उससे उत्पन्न जो बालक जो बढ़ती उम्र में 40-50 साल के बाद उत्पन्न होता है वो बालक दोषयुक्त या डाउन संलक्षण या डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बालक पैदा होने की संभावना होती है। यह कई बार देखा गया है, इसलिए संतान उत्पत्ति का समय 21 वर्ष से 40 से 50 वर्ष तक ही है। आजकल देर से शादियों होने के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। विद्यार्थियों, इसलिए समय से जो सरकारी आदेशानुसार 18 और 21 उम्र रखी गई है लड़कियों और लड़कों की, उसके अनुसार शादी करने की कोशिश करना चाहिए। बच्चे पढ़ लिख करके स्थापित हो जाते हैं। अगर अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे तो 21 से 25 साल तक जो है सबको जॉब अगर मेहनत करके करेंगे तो लग जाएगी। यहाँ भी पढ़ करके अपनी विभिन्न कंपटीशन में तैयारी करके, तो संतान उत्पत्ति जीवन चक्र और संसार को चलाने के लिए होता है। और ये विभिन्न बढ़ती उम्र में जो आनुवंशिक विकार वाले बच्चे जो पैदा होते हैं, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ऐसे जनुकीय विकार वाले बालक न पैदा हो, नहीं तो उस माता पिता के लिए और परिवार के लिए थोड़ा दुखदायी हो जाता है। इसलिए एक उम्र जो निर्धारित की गई है 21 से 40-50 साल तक, उसमें संतान की उत्पत्ति, वैसे नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं जिन्हें संतान उत्पत्ति नहीं होती, वह नई टेक्निक का अगर उनका कॉन्शियस अलाउ करता है तो वो कर सकते हैं। फिर युग्मक तैयार करने वाले जो कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो जवाब है द्विगुणी या 2n होती है, जिसमें 22 जोड़ियाँ अलिंगी गुणसूत्र के होते हैं और एक जोड़ी ही लिंग गुणसूत्र की होती है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि 44 धन XX या 44 धन XY यह कोशिकाएं अर्ध गुणसूत्री विभाजन से तैयार हो जाती हैं। इसलिए युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा अगुणित ही रहती है, अर्थात 22 धन X या 22 धन Y। शुक्राणु में 22 धन X या 22 धन Y इन दो प्रकार से तैयार होते हैं। तो अंड कोशिका जिसमें 22 धन X अगुणित एक ही प्रकार के रचना इस तरह से दिखाई देती है। शुक्राणु और डिंब में
ये दोनों ही कोशिकाएं जो होती हैं अर्धगुणसूत्री विभाजन से तैयार होती हैं। शुक्राणु वृषणों से बाहर आने से पहले ही उसके अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, परंतु डिंब के अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया अंडाशय से बाहर निकलने के बाद ही अंड नलिका में फलन के समय पूर्ण होती है। इस बात की जानकारी आपको होना चाहिए। जब ये क्रिया की जानकारी हमें होती है तो हमें सही स्थिति में पता चलता है कि विकास और जन्म कैसे होता है, बच्चे का विकास और बच्चे का जन्म कैसे होता है। तो इसके बारे में पढ़ें। तो अंड नलिका में फलन के बाद जो तैयार होता है युग्माणु, जाइगोट जो तैयार होता है युग्मनज, उसका कई बार अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे भ्रूण बनता है। तो मीन्स भ्रूण बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन अनिवार्य है। इस दौरान वह गर्भाशय की ओर जाता है। तो यह अर्धसूत्री विभाजन जो यह है, वहाँ पर जो भ्रूण बन जाता है तो वही भ्रूण को अंग्रेजी में जो एम्ब्रियो कहते हैं। वहाँ पर गर्भाशय में जब पहुँचता है तो गर्भाशय की दीवार पर जाकर के वह चिपक जाता है। फिर वहाँ पर उसका पोषण होता है, तो वह अंकुरण होता है और आगे की वृद्धि और विकास प्रतिदिन होता रहता है। गर्भाशय में हुई जो वृद्धि होती है उसके समय तुम देखोगे भ्रूण को भोजन की आपूर्ति के लिए एक अपरा या प्लेसेंटा नाल नामक अंग का निर्माण होता है। फल होने के साधारण 9 महीने बाद महिलाओं में यह भ्रूण का पूर्ण विकास हो जाता है। इसे चित्र द्वारा हम देखें। 4 सप्ताह, 8 सप्ताह, 12, 16, 20, 24, 28 और 32, 36 हफ्ते में इस प्रकार संतान की वृद्धि हो जाती है, विकास हो जाता है और फिर जो है हमारा आगे की होती है, बच्चा परिपक्व होकर के जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। बच्चों, इस बात को सदैव ध्यान में रखो, किसी दंपति को लड़का होगा या लड़की होगा, ये सिर्फ पुरुष पर निर्भर होता है, महिलाओं का कोई दोष नहीं है। जब युग्माणु की निर्मित होती है तब पुरुष की ओर से लिंग गुणसूत्र जो आता है, उस लिंग गुणसूत्र में से या तो यक्स या तो वाई गुणसूत्र अगली पीढ़ी में केवल आता है। यदि स्त्रियों की ओर से केवल यक्स गुणसूत्र आगे की पीढ़ी में आता है तो आगे फलन के समय अगर पुरुषसूत्र के यक्स गुणसूत्र ही आए तो यक्स और यक्स मिलकर के डबल यक्स हो जाता है, अर्थात लड़की पैदा होगी। लेकिन पुरुष से वाई गुणसूत्र आया माता के यक्स गुणसूत्र के पास, तो यक्स वाई गुणसूत्र जब जुड़ जाता है तो उससे लड़का पैदा होता है। इस प्रकार यह ध्यान में रखते हुए लड़की होने पर स्त्री को पूरी तरह से जिम्मेदार मानना कहाँ तक उचित है। स्त्री भ्रूण हत्या रोकने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा कि कोई भी लड़की या लड़का पैदा होना यह विज्ञान के हिसाब से यह पुरुष के द्वारा ही होता है, महिलाओं का इसमें कोई दोष नहीं होता है। तो बच्चों, आजकल तमाम नई पद्धतियाँ आ गई हैं। भ्रूण की पूर्ण वृद्धि हो जाने के बाद माता की पीयूष ग्रंथि से कुछ संप्रेरक हार्मोन स्रावित प्रारंभ होता है। उस ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। इस संप्रेरक के कारण स्त्री प्रजनन संस्थान में ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो संप्रेरक होता है स्त्री के गर्भाशय का अनैच्छिक संकुचन करता है और नवजात शिशु बाहर की ओर धकेल दिया जाता है। इस प्रकार गर्भाशय की संकुचन प्रक्रिया जो होती है जो शिशु के जन्म के प्रक्रिया का आरंभ करती है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन यह जो है किसी महिला में कम होता है तो उसे संतान के जन्म देते समय थोड़ी तकलीफ होती है, जिसे डॉक्टर अच्छी तरह से उसका निदान करके बच्चों को स्वच्छ सुरक्षित संसार में लाते हैं। धन्यवाद।